सरकार और बोर्ड्स को उन सवालों का जवाब देना है जो हर छात्र और उनके माता पिता के जहन में है। सवाल क्या क्या है? सवाल यह है कि रिजल्ट कैसे बनेगा, किस आधार पर कमजोर और तेज बच्चों की पहचान की जाएगी, आगे दाखिला कैसे होगा, इसी को लेकर मंथन जारी है। तो क्या हो सकता है 12वीं के रिजल्ट का पैमाना, क्या हो सकता है रिजल्ट बनाने का फॉर्मूला? मास्टर स्ट्रोक की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। अब रिजल्ट हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स के बेसिस पे या प्री बोर्ड्स पे करा जा सकता है। तो जिन्होंने पूरे साल पढ़ा है उनके लिए मे बी एक फेयर डिसीजन ना हो। सबको एक ही साथ प्रमोट कर देंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि जो बच्चा ज़्यादा मेहनत कर रहा है और जो कम मेहनत कर रहा है तो उनमें एक डिस्टिंग्विश मतलब उनके बीच में एक अंतर तो रहना चाहिए। एग्जाम्स हो जाते तो हमें परफॉर्म करने का एक मौका मिल जाता। 12th से कॉलेज अच्छा कॉलेज या बुरा कॉलेज डिसाइड होता है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए बोर्ड के परसेंटेज का बहुत वेटेज होता है, तो अगर हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे वहाँ पे अगर हमें सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिला तो बाद में हम लोग को एडमिशन के लिए और फिर करियर पर हमारे असर हो सकता है। के छात्रों का एक कंफ्यूजन दूर हुआ तो सैकड़ों सवाल खड़े हो गए। सवाल रिजल्ट का, सवाल आगे एडमिशन का, सवाल भविष्य का। ये वो सवाल हैं जिनसे छात्र भी परेशान हैं और उनके माता पिता भी। अब बच्चे लगातार अपने टीचर और प्रिंसिपल से भविष्य की तस्वीर को समझना चाह रहे हैं। जो मेजर कॉलेजेस भी मेरिट बेस पे ही लेते थे, बट सिंस अब एंट्रेंस पे होगा तो कंपटीशन वे मोर ज़्यादा होगा हमारे लिए। तो मैं बिलीव करता हूँ कि 10th के एग्ज़ाम के जैसे मार्क्स लगे वैसे हमारे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि सारे बच्चों ने ये प्रैक्टिस के हिसाब से दिए थे एग्ज़ाम्स, एंड कोई नया मेथड इनको लाना चाहिए फॉर इवैल्यूएटिंग आवर मार्क्स। आगे अब कोई फेयर उनका क्राइटेरिया होना चाहिए कि ताकि बच्चों को भी आगे कोई दिक्कत ना हो एडमिशन्स वगैरह में। डीयू का कोई बेटर ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ जाता है। बच्चों का एक ही सवाल था कि मैम अब क्या करें, कौन से कॉलेज में एडमिशन लें और कैसे ये एडमिशन होगा। तो बच्चों के मन में ऑफकोर्स असमंजस है कि कैसे हम आगे अपना फ्यूचर सेटल करेंगे और कॉलेजेस में अपना प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट। हम सबके मन में अब एक सवाल ज़रूर है कि व्हाट नेक्स्ट। हम सबको अब CBSE की तरफ से निर्देशों का इंतज़ार रहेगा ताकि हम बच्चों के फ्यूचर के बारे में सही डिसीजन ले सकें। उनके मन में सर्टेनली ये चिंता तो है कि हमारी मार्किंग किस तरह से होगी। ये भी चिंता है कि आगे हमारा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में क्या होगा। पर्टिकुलरली वो बच्चे जो विदेशों में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी स्ट्रेस का एक थोड़ा सा रीज़न था ये। इससे पहले 10वीं के इम्तिहान भी रद्द हुए थे, लेकिन तब ऐसे सवाल नहीं उठे, क्योंकि 10वीं के बाद ये तय होता है कि बच्चा 11वीं में जाएगा। लेकिन 12वीं के बाद बच्चे को अपने चुने हुए करियर की राह पर निकलना होता है। इसलिए 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद सवालों का पिटारा खुल गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब बच्चों का रिजल्ट किस आधार पर बनेगा। कमजोर और मेरिट वाले बच्चों का मूल्यांकन कैसे होगा? कहीं ऐसा तो नहीं पढ़ाई में होशियार बच्चों को नुकसान हो जाएगा? सवाल यहीं खत्म नहीं होते। दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत देश के बहुत से विश्वविद्यालय मेरिट के आधार पर एडमिशन देते हैं। अब यहाँ एडमिशन का क्या नियम होगा? एक और सवाल उन छात्रों के मन में है जो 12वीं के बाद विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी सरकारी नौकरियों में 12वीं के नंबर से मेरिट बनाई जाती है। उन नौकरियों को लेकर क्या नियम होंगे? ऐसे सभी सवालों पर शिक्षाविदों और एक्सपर्ट्स के बहुत से सुझाव हैं, जिन पर आखिरी फैसला अब सरकार और बोर्ड को लेना है। असेसमेंट पॉलिसी इस ढंग से बनानी चाहिए जैसे बच्चे अगर एग्जाम में अपीयर होते तो उनके मार्क्स जितने आने चाहिए थे असेसमेंट पॉलिसी उसको कवर करे, ताकि जो बच्चे हमारे जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहें नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, किसी यूनिवर्सिटी में, तो उनको इस चीज़ का सामना ना करना पड़े कि उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए और उनके मार्क्स ज़्यादा आ गए। बाहर जाने वाले बच्चों का सवाल है, डेफिनेटली उन्होंने अपने प्लान्स पहले से बना रखे हैं। अब उनको वेट था बोर्ड्स का और बोर्ड्स के आने वाले रिजल्ट्स का। तो अब मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट शायद मोर ऑफ रिकमेंडेशंस फ्रॉम द स्कूल या इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे उन्हीं बच्चों को थोड़ा सा प्रमोट करेंगी, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी एडमिशन्स हैं बाहर के, वो मोस्ट ऑफ द एडमिशन्स आर ऑलमोस्ट इन द पाइपलाइन। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर रियली वरीड अबाउट दिस ओनली। यूनिवर्सिटीज़ में जो पहले सारे कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन्स होते थे और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता था तो उसको एडमिशन नहीं मिलता था। हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ भी इस बार अपना एडमिशन क्राइटेरिया कुछ चेंज करें और उसको ज़्यादा चाइल्ड फ्रेंडली बनाएं।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि 12वीं के बच्चों का रिजल्ट किस आधार पर तय होगा। इसे लेकर कई फॉर्मूलों की चर्चा हो रही है। हालांकि इन सभी फॉर्मूलों की कुछ अच्छाई है तो कुछ कमी है। हम आपको ये फॉर्मूले समझाते हैं। पहला फॉर्मूला है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का। सीबीएसई इसी आधार पर 10वीं का रिजल्ट तैयार कर रही है। इसमें स्कूल में बच्चे के साल भर के प्रदर्शन को आधार बनाया जाता है और पूरे साल हुए टेस्ट के नंबर के आधार पर मार्किंग की जाती है। कोई स्कूल ओवर मार्किंग न करे या फिर मार्किंग में भेदभाव न हो, इसके लिए रेफरेंस ईयर पॉलिसी लागू की जाती है, जिसमें स्कूल को पिछले 3 साल में सबसे अच्छे प्रदर्शन वाला साल चुनना होता है। रेफरेंस ईयर में सबसे ज्यादा नंबर से ज्यादा मार्क्स नहीं दिए जा सकते। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट इस आधार पर जरूर बना रही है, लेकिन इसे लेकर भी कई आशंकाएं हैं। कुछ बच्चों को यह डर सता रहा है कि उनकी तैयारी बोर्ड परीक्षा के लिए थी और इस नियम से उनका नुकसान हो सकता है। एडमिशन के लिए बोर्ड के परसेंटेज का बहुत वेटेज होता है, तो अगर हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे वहाँ पे अगर हमें सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिला। मिनिमम 75% तो है ही बोर्ड के लिए, जेई पेपर देने के लिए वो तो आ जाएगी, लेकिन बाकी और टॉप कॉलेज में जब आपको बोर्ड के लिए देनी पड़ती है मार्कशीट तो उधर प्रॉब्लम हो सकती है। स्कूल का जो एवरेज है उससे मेरा ज़्यादा आ सकता था, तो फिर नुकसान तो होने का। रिजल्ट को लेकर जिस दूसरे फॉर्मूले की चर्चा है वो है प्री बोर्ड के नंबर के आधार पर मार्किंग। इसके नियम के मुताबिक स्कूल के प्री बोर्ड के नंबर को मुख्य आधार बनाया जा सकता है। इसके बाद स्कूल में पूरे साल हुए टेस्ट के नंबर को देखा जाएगा, साथ ही साल भर हुए प्रैक्टिकल, असाइनमेंट और असेसमेंट का मूल्यांकन भी होगा। इन सभी चीजों के आधार पर फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इस नियम को लेकर बहुत से शिक्षकों का कहना है कि ये बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि प्री बोर्ड को लेकर स्कूल की सोच भी अलग होती है और बच्चे की भी। तो अगर सरकार अब आधार बनाती है तो जस्टिफाई नहीं होगा, बच्चों के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि जो प्री बोर्ड होते हैं उसमें बच्चे का टेम्परामेंट दूसरे टाइप का होता है। बच्चा उसको बड़े मतलब लाइट वे में लेता है। बच्चा सोचता है कि इसके नंबर काउंट नहीं होने हैं तो उसको हल्के में लेता है, और हम उसको और टाइट लेते हैं। हम इवेल्युएशन जो करते हैं वो बड़ी मतलब टाइट से करते हैं कि बच्चे को थोड़ा बहम रहे, थोड़ा डर रहे कि मेरे नंबर इस बार कम आए, मुझे और इम्प्रूव करने हैं तो रिजल्ट और बेहतर आए। तो ये 2 अलग अलग एंगल होते हैं, तो इसलिए मेरा मानना ये है कि उसको आधार मानना भी ठीक नहीं होगा। रिजल्ट बनाने को लेकर एक और थियरी है जिसकी पैरवी दिल्ली सरकार कर रही है। इसमें बच्चे के पिछले प्रदर्शन को आधार बनाने का सुझाव दिया गया है। इसके मुताबिक छात्र के 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड इम्तिहान को मार्किंग का आधार बनाने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही स्कूल में हुए इंटरनल टेस्ट के नंबर को भी फाइनल रिजल्ट में जोड़ा जा सकता है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया इसी फॉर्मूले की वकालत कर रहे हैं। ये कोई पहली क्लास का बच्चा नहीं है जो अभी आया और हमें उसके बारे में पता नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम के पास 12 साल से कम वो बच्चा है, तो उसके पास्ट परफॉर्मेंस को आधार बनाएं, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस लें। टू बी प्रिसाइज, हम 10वीं, 11वीं, 12वीं के परीक्षाएं हुई हैं, इंटरनल एग्जाम्स हुए हैं, उसके प्री बोर्ड्स हुए हैं, प्रैक्टिकल्स किए हैं, उसने बहुत सारे असाइनमेंट सबमिट किए हैं। इन सब के बेस पर उनको वेटेज देते हुए फॉर्मूला निकाला जा सकता है, और मुझे लगता है वो कहीं ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत 3 घंटे की एक परीक्षा की। इस नियम के मुताबिक छात्र के पिछले 3 साल के प्रदर्शन को आधार बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन एक सच ये भी है कि जो छात्र इस साल 12वीं में है वो पिछले साल भी 11वीं से बिना इम्तिहान के प्रमोट होकर आए थे। इसके साथ ही शिक्षाविदों का मानना है कि कुछ स्कूल अपना रिजल्ट अच्छा दिखाने के लिए मार्क्स बढ़ाकर दे सकते हैं। वो कुछ 10th का असेसमेंट ले सकते हैं, कुछ 11th का ले सकते हैं, या फिर जैसे इन्होंने 10th का किया है, 12th में जो भी इंटरनल असेसमेंट हुए, जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, टर्म टेस्ट हो गया, प्री बोर्ड हो गया, उसका कुछ वेटेज ले सकते हैं, 10%, 20%, 30%। उस वेटेज से आपको अपने स्कूल की परसेंटेज भी ध्यान रखनी पड़ेगी, आपका पिछले गत 3 वर्षों से क्या रिजल्ट रहा है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, बाकी स्कूल क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे ठीक है बच्चा है, हमने नंबर देने, हम सब उसको 90% नंबर देंगे, 80% नंबर देंगे। नहीं, हमको अपने पिछले 3 साल की एवरेज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाएगा रिजल्ट में और डिससेटिस्फैक्शन क्लेम हो जाएगा। 10वीं और 12वीं की परीक्षा बिल्कुल अलग होती है और इन परीक्षाओं के रिजल्ट का महत्व भी अलग अलग होता है। 12वीं के रिजल्ट से जिंदगी की नई राह की शुरुआत होती है, इसीलिए 12वीं के रिजल्ट को लेकर हर कोई परेशान है। सरकार भी ये समझती है, इसीलिए पूरे मंथन के बाद ही रिजल्ट का फॉर्मूला तय किया जाएगा ताकि किसी भी बच्चे के भविष्य को नुकसान न पहुंचे। देखिए, सीबीएसई परीक्षा के रद्द होने के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद आईसीएसई बोर्ड ने भी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। इसके बाद अब राज्यों के बोर्ड्स ने 12वीं को लेकर फैसला करना शुरू कर दिया। आपको बताते हैं किस किस बोर्ड का क्या क्या रुख अभी तक सामने आया है। गुजरात में परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है।
मध्य प्रदेश, परीक्षा रद्द करने का फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने ले लिया है। हरियाणा में भी जो शिक्षा बोर्ड है परीक्षा रद्द करने का फैसला ले चुका है वो। छत्तीसगढ़ के अंदर परीक्षा शुरू हो गई है घर से, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, राजस्थान में भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और पश्चिम बंगाल में भी अभी फैसला नहीं लिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।